साथियों नमस्कार, मैं हूं यशपाल सिंह और आप आज सुनने जा रहे हैं हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। इसके पहले हमने आपको किंग जॉन पढ़ाया है, रिचर्ड सेकंड पढ़ाया है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड पढ़ाया है, फिर उसके बाद हेनरी फिफ्थ पढ़ाया है और आज ये शेक्सपियर का छठा प्ले है, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट। तो 6 प्ले ये इसको लेकर के आज छठा प्ले है। इसके पहले हमने 5 प्ले बनाए हैं और अगर जो आपको उनकी समरी आप उनकी देखते हैं, आप उनको सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं भी सुनते हैं तो भी इसी प्ले से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए, शेक्सपियर के प्ले आपको समझ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप उनकी राइट क्रोनोलॉजी नहीं जानते हैं। शेक्सपियर ने लिखना कहाँ से शुरू किया था? तो शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था हेनरी सिक्स्थ से ही उसने स्टार्ट किया था। लेकिन जब इतिहास की बात करेंगे, रियल क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर की बात करेंगे, तो वो हेनरी सिक्स्थ से पहले कई राजा आए हैं। जैसे शेक्सपियर ने जहाँ से शुरुआत किया है हिस्टोरिकल प्ले में, तो वो सबसे पहला होना चाहिए था किंग जॉन, जबकि इन्होंने किंग जॉन को सबसे पहले नहीं लिखा है। ये क्रोनोलॉजी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। इस वजह से थोड़ा मतलब समझने में, कोरिलेट करने में कन्फ्यूजन आता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी ही बताई है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, और उसी क्रम में मैं बनाया हूँ। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो किंग जॉन पे ही बनाई थी। उसके बाद हमने रिचर्ड सेकंड पे बनाया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देखिए किंग जॉन नंबर 1 पे है। इसका रेन है 1199 से 1216 तक इसका जो है चला था। और इसके बाद नंबर आता है, तमाम हेनरी आते हैं, हेनरी थर्ड आते हैं, एडवर्ड फर्स्ट आते हैं, एडवर्ड सेकंड आता है, एडवर्ड थर्ड आता है, फिर इसके बाद रिचर्ड सेकंड आता है। तो एडवर्ड पे इनके प्ले नहीं हैं, इनके प्ले रिचर्ड पर फिर हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए था? ये आपका रिचर्ड सेकंड आना चाहिए था, ठीक। फिर उसके बाद आपका हेनरी फोर्थ आना चाहिए था, फिर हेनरी फिफ्थ आना चाहिए था, तब हेनरी सिक्स्थ आना चाहिए था, फिर उसके बाद हेनरी सिक्स्थ, बीच में जो है एडवर्ड दोबारा से फिर से आ गया है, हेनरी सिक्स्थ 2 बार जो है राजा बने हैं। फिर उसके बाद रिचर्ड थर्ड आता है और तब लास्ट में आपके जो है हेनरी एट्थ आते हैं। इस क्रम में अगर जो आप प्ले को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। शेक्सपियर ने सबसे पहले क्या किया है? तो उन्होंने हेनरी सिक्स्थ लिखना पहले स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हेनरी सिक्स्थ से ही शुरुआत करते हैं, तो चीज़ें हम लोग को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, क्योंकि आपका हेनरी जो होता है, जो हेनरी फोर्थ होता है, हेनरी फोर्थ का लड़का होता है हेनरी फिफ्थ, तो हेनरी फिफ्थ का लड़का होता है हेनरी सिक्स्थ, ठीक। तो हेनरी फोर्थ हमने पढ़ाया, फिर हेनरी फिफ्थ पढ़ाया, अब हेनरी सिक्स्थ की बारी है। तो हेनरी फोर्थ में हमने आपको क्या बताया था? 1 मिनट लगेगा, आप समरी सुन लेंगे तो चीज़ें को रिलेट करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। देखिए, हेनरी फोर्थ क्या होता है? हेनरी फोर्थ एक राजा होता है, इसके 2 लड़के होते हैं। जो बड़ा वाला सबसे लड़का होता है, 1 नंबर का पियक्कड़ होता है, गलत लोगों के साथ रहता है, संगत उसकी बुरी रहती है। तो हेनरी फोर्थ बड़ा चिंता में रहता है। फिर हेनरी फोर्थ के 2 विरोधी होते हैं। आप ऐसे समझें कि हेनरी फोर्थ ये हैं, एक विरोधी इनका ऊपर है, एक विरोधी नीचे है। नीचे वाला विरोधी इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ये ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि ये इनको सपोर्ट करेगा, लेकिन ऊपर वाला सपोर्ट नहीं करता था क्योंकि ये राजा हैं, क्षेत्र इनका पूरा होता है। तो जब ऊपर वाला सपोर्ट नहीं करता है तो ये नीचे वाला किया था, ये तो दुश्मन बना, ऊपर वाला भी दुश्मन बन गया। तो दोनों लोगों से फाइट करते हैं, मतलब इनसे भी लड़ लेते हैं, इनसे भी लड़ लेते हैं, हरा देते हैं दोनों लोगों को। और इस जो है लड़ाई में जो राजा का जो 1 नंबर का पियक्कड़ लड़का था, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो बस इसी पे आपका हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। पार्ट सेकंड में क्या बताया जाता है कि राजा थोड़ा बुढ़े हो चुके होते हैं। अब हेनरी फोर्थ का जो बड़ा वाला लड़का होता है, जिसका मैंने पियक्कड़ या दारू पीने वाले के जैसे इंट्रोडक्शन करवाया था, वो आगे चल के जो है, जो और थोड़े विरोधी बचे होते हैं उनसे वो लड़ाई करता है, उनको ख़त्म करा देता है। फिर जब वो ख़त्म करा देता है, प्ले के लास्ट में राजा जो है आपके बुढ़े हो जाते हैं, फिर राजा हट जाते हैं, मतलब राजा एक्सपायर कर जाते हैं। फिर जो बड़ा लड़का होता है वो हेनरी फिफ्थ के रूप में आपका राजा बन जाता है। हेनरी फिफ्थ की कहानी में क्या होता है? हेनरी फिफ्थ की, अच्छा, अब बाहर की लड़ाई इंग्लैंड में हेनरी फोर्थ में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में देखा, ये इंग्लैंड की ही लड़ाई थी। तो इंग्लैंड में हेनरी फोर्थ जो हेनरी फिफ्थ था, मतलब अब अपने पापा के ज़माने से ही लड़ाई कर रहा था, तो इसने इंग्लैंड में शांति ला दी, लड़ाई झगड़ा होकर के शांति हो गया। अब इसके दिमाग में आया फ्रांस पे कब्जा कर लिया जाए।
तो अब हेनरी फिफ्थ में पूरा क्या है, पूरा प्ले फ्रांस के कब्जे पर ही लगा रहता है कि ये फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। और वहाँ की जो है वहाँ फ्रांस के जो राजा होते हैं चार्ल्स सिक्स्थ, उनको बाध्य कर देता है कि अपनी लड़की की वो शादी जो है इससे करें। शादी वादी इसकी हो जाती है, घोषणा उसकी हो जाती है। अब राजा हेनरी फिफ्थ आपका क्या होता है, ये मर जाता है। अब इसका लड़का आता है हेनरी सिक्स्थ। तो हेनरी सिक्स्थ प्ले की ही शुरुआत होती है कि हेनरी फिफ्थ के फनरल से। अब आपकी जो रियल स्टोरी है यहाँ से शुरू हो रही है। हेनरी आपका जो सिक्स्थ है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हेनरी फिफ्थ के फनरल से। तो फनरल में हेनरी सिक्स्थ के चाचा आते हैं और भी लोग आते हैं। तो सबकी यही चिंता रहती है कि हेनरी सिक्स्थ अभी यंग एज का लड़का है, पता नहीं संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। ऊपर से जैसे ये मरते हैं तो फ्रांस के जिस क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया था, तो उन लोगों को लगता है कि अब राजा ख़त्म है, लाओ हम फिर से जो है कुछ क्षेत्र अपने फ्री करा लें। तो यहाँ ये लोग कुछ क्षेत्र अपने फ्री कराने लगते हैं। तो इस फ्री कराने में इनके लिए दिक्कत और बढ़ जाती है। तो इसी में एक जो है हीरो फिगर आता है। हीरो फिगर आप समझ सकते हैं इंग्लिश की तरफ से, एक आप उसको बोल सकते हैं हेनरी सिक्स्थ में वही पूरे मतलब पूरी स्टोरी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होता है। उसका नाम होता है टेलबॉट। उसका नाम क्या होता है, टेलबॉट। एक करेक्टर है, समझ रहे हैं, बड़ा ही बहादुर करेक्टर है। तो प्ले की शुरुआत में क्या होता है कि इस टेलबॉट को फ्रांसीसी लोग कैद कर लेते हैं, कैद करके अपने यहाँ रखे रहते हैं। तो उस कैद में फिर ये डिसाइड होता है कि एक ड्यूक इंग्लिश वाले छोड़ेंगे और वो उधर टेलबॉट को छोड़ देंगे। तो टेलबॉट जैसे ही छूटने को पाता है, फिर उसके बाद कहता है रुको मैं तुमको बता रहा हूँ। तो फिर से उसने तुरंत क्या कर दिया, फ्रांस वाले जो है फ्रेंच जो लोग थे उनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही छूटने पाता है फिर उसके बाद आर्मी इकट्ठा करके हमला कर देता है। फिर से लड़ाई फ्रांस में शुरू हो जाती है आपकी। तो एक होता है प्ले आपका ओरलेंस। ओरलेंस एक प्लेस होता है, जैसे ये पूरा इंग्लैंड का आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ आप फ्रांस मान लीजिए, ठीक। तो अब यहीं वो टेलबॉट जो बंदी था तो यहीं छूटता है, फिर आर्मी का सपोर्ट लेता है। फिर इसका आप ये मान लें कि ओरलेंस एक प्लेस होता है। ओरलेंस, ORLANS, ओरलेंस एक प्लेस होता है। इस प्लेस पे घेर लेता है, इस शहर को घेर लेता है। कौन, टेलबॉट, जो छूटा था, बहादुर टाइप का सैनिक था, इंग्लैंड की तरफ से था, घेर लेता है। घेरने के बाद फिर जो है उसकी विजय भी हो जाती है। फ्रांस लोग जो है सब जो जितने भी फ्रांसीसी थे वो सब इधर उधर भग जाते हैं। इवन कि जो फ्रांस का उस समय राजा था चार्ल्स, वो भी भग जाता है। तो ये ओरलेंस पूरे शहर पे कब्जा कर लेता है। तो फ्रांस वाले लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तो इसी में एक होता है, इसी ओरलेंस का एक इंसान होता है, बास्टर्ड ऑफ ओरलेंस उसका नाम होता है। उसका नाम होता है बास्टर्ड ऑफ ओरलेंस। अब जैसा नाम वैसा काम। एक तो नाम बास्टर्ड लगा है इनके। तो ये क्या करते हैं, फ्रांस के राजा एक तो भाग गए थे टेलबॉट के डर से। तो उनसे कहते हैं राजा साहब, एक लड़की को मैं जानता हूँ और वो लड़की जो है इस मौके पर आपकी सहायता कर सकती है। तो राजा को लगता है लड़की कैसे सहायता करेगी, तो उसको डाउट होता है अरे नहीं लड़की कैसे सहायता कर पाएगी। तो कहते नहीं राजा साहब बड़ी बहादुर लड़की है। तो लड़की बुलाई जाती है। उस लड़की का नाम होता है जॉन। जॉन ऑफ आर्क भी उसको बोला जाता है, जॉन भी बोला जाता है, जॉन ऑफ आर्क भी बोला जाता था। उसको जादू वादू वाली विद्याएँ आती थी। तो लड़की आती है राजा से, फिर उसको जो है राजा टेस्ट लेने के लिए लड़ जाते हैं, फ्रांस के राजा उससे लड़ते हैं। तो लड़की बहादुर होती है, राजा को हरा देती है। तो राजा को विश्वास हो जाता है नहीं लड़की बहादुर है, ये कुछ अच्छा कर सकती है। तो फिर दोबारा से उस लड़की के नेतृत्व में इसी ओरलेंस प्लेस पर फिर से आक्रमण हो जाता है। जब फिर से आक्रमण हो जाता है तो लड़की वास्तव में बहादुर थी। तो वो जो टेलबॉट सबसे बहादुर सैनिक था, आक्रमण करती है, टेलबॉट को घेर लेती है और इनको जो है, इनको कहने का मतलब हरा देती है। लेकिन मारती नहीं है, छोड़ देती है। कहती है कि भाई आपका समय नहीं आया है, आपको हम बाद में दुरुस्त करेंगे। नहीं मारती है। तो छोड़ के जो है टेलबॉट को चली जाती है। अब यही जो है जॉन समझिए कि अपने जीवन की गलती कर देती है। तो दोबारा से गई, तो टेलबॉट बहादुर था ही, उसने दोबारा से सेना इकट्ठी की, भी दोबारा से शहर पे कब्जा कर लिया। ओरलेंस पे दोबारा से इसका कब्जा हो जाता है। तो अब राजा को लगता है यार लड़की जादूगर टाइप की थी, हमने इसको भेजा था, हराई थी, दोबारा से फिर यार एक कब्जा कर लिया, अब क्या करें। तो राजा फिर जो है बात करता है
अपने यहाँ फिर बात करता है क्या किया जाए। तो ये होता है कि एक लड़की को भेजा जाए, वो टेलबेट को जो है अपने जो है आकर्षण में फंसाए और कैसिल में उसको ले आए। तो कैसिल में ले आएगा तो कैसिल में फिर टैबलेट का जो है टेलबॉट का काम लगा दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। लड़की जाती है, लड़की का नाम होता है द काउंटेस ऑफ ओवेन। काउंटेस ऑफ ओवेन आप बोल सकते हैं। अभी ज़्यादा नामों के चक्कर में आप ना पड़ें, आप सिर्फ अभी कहानी समझें, अभी आपको सारे कैरेक्टर दिखाए जाएंगे। काउंटेस ऑफ ओवेन होती है। तो काउंटेस ऑफ ओवेन जाती है भाई, अपना जो है जलवा बिखेरती है उनके सामने। तो टेलबर्ट जो है उसके बहकावे में आकर के चले आते हैं कैसिल में। कैसिल में जब चले आते हैं तो लड़की बड़ी खुश होती है, कहती है अरे अब तो फंस गए बेटा तुम। तो ये बोलते हैं कि जितना छोटा तुम मुझे देख रहे हो उतना छोटा मैं हूँ नहीं, मेरे पीछे भी बहुत लोग हैं। तब तक सारी जो है इंग्लिश की जो आर्मी होती है वो भी पहुँच जाती है साथ में। तो लड़की का जो प्लान था, जो राजा का प्लान था, फ्रांस के राजा का, और जो सब षड्यंत्र किए थे सब फेल हो जाता है, फिर से सब उनका तहस नहस कर देते हैं। तो ये रिझाने वाला जो कला थी ये भी इनकी जो है बेकार हो जाती है। अच्छा, इसी समय इधर इंग्लैंड में गृह युद्ध तो यहाँ भी था भाई। जैसे कमज़ोर राजा है तो जाहिर सी बात है आपस में दो लोग लड़ेंगे। अब हेनरी आपका फिफ्थ सबल था तो सब संभाले था, हेनरी सिक्स्थ आए उतना ये मजबूत थे नहीं। तो यहाँ पे क्या था, जो कहने का मतलब इसका अंकल था, हेनरी सिक्स्थ का अंकल ग्लोस्टर नाम था। तो चर्च, एक टावर जो है टावर नाम की जो चर्च होती है वहाँ वो जाते हैं। तो वहाँ के जो मेन जो है उसके होते हैं, मेन आप उनको बोल सकते हैं केयर टेकर टाइप में, या उसको पोप आप बोल सकते हैं, विंस्टर। तो विंस्टर से मिलने जाते हैं तो विंस्टर जो है चर्च गेट का दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। तो ग्लोस्टर को लगता है अरे तो बड़ा बेकार हो गया, बेइज्जती हो गई मेरी। तो फिर भी जो है दोनों का जो है ऐसे विवाद बढ़ता जाता है। तो फिर हेनरी सिक्स्थ जो है ये जो है बोलता है कि नहीं आप लोग जो है मिल के रहिए, ये राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, ईगो आप अपना दोनों लोग निकाल दीजिए। यहाँ ये मैटर कुछ हद तक जो है साल्व कराया जाता है कि बीच बचाव करा करके दोनों में सुलह समझौता कराया जाता है। थोड़े समय के लिए दोनों शांत हो जाते हैं। एक जो है ये घटना कम नहीं किए, तब तक दूसरी घटना ये हो जाती है कि यहीं इंग्लैंड में दो पक्ष होते हैं। एक होता है प्लेंटेजेनेट फैमिली होती है, एक समरसेट जो है होते हैं। तो प्लेंटेजेनेट और समरसेट में जो है दो फैमिलीज़ के जो है जो मेंबर्स होते हैं, ये इनमें विवाद हो जाता है, आपस में जो है विवाद कर लेते हैं। और जो है एक जो समरसेट फैमिली होती है इसका सिंबल आपका रेड रोज होता है, और जो रिचर्ड वाली जो प्लेंटेजेनेट फैमिली होती है उसका वाइट रोज होता है। तो दोनों वाइट और रेड रोज का जो है सिंबल बना लेते हैं, अपना लड़ाई झगड़ा ठान देते हैं, जो आप उसमें जो है वार ऑफ रोजेस के नाम से जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो राजा फिर बीच बचाव दोनों लोगों के बीच में करवाता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो फिर जो है बीच बचाव कराने में हालांकि सक्षम हो जाता है। तो दोनों लोगों को कुछ पद दे देता है, जैसे समरसेट को भी पद दे देता है, रिचर्ड जो प्लेंटेजेनेट फैमिली को भी कुछ पद दे देता है, एक लोग को कैवलरी दे देता है, कैवलरी बता देता है कि चलिए आप जो है घुड़सवारी वाला जो अश्वरोही जितने होते हैं, घुड़सवार जितनी सेना होती है, एक के मालिक आप हो गए। एक को दे देता है पूरी इंग्लिश आर्मी, इन्फेंट्री देता है, एक को आप देखिए। तो दोनों लोगों में सुलह समझौता कुछ हद तक हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर दोनों लोग आपस में एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और इधर जो है फिर क्या होता है, इधर फ्रांस में जो टैलबेट होते हैं वो अगेन जो है चढ़ाई कर देते हैं दूसरे शहर पे। तो एक रूइन शहर होता है, एक रूइन शहर होता है, रूइन शहर पे वो दोबारा से कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा करता है? टैलबेट। तो जबकि फ्रेंच फोर्सेस थी वो थोड़ा बेईमानी, मतलब दीवार की आड़ से फायर करना, बहुत अच्छे से खुल के लड़ना, उसके बावजूद भी जो है टैलबेट होता है ये इसके रूइन शहर पे, फ्रांस के एक रूइन शहर पे भी कब्जा कर लेता है। तो इससे और फ्रांसीसी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो एक जो होता है, तो फिर उसके बाद जो लड़की होती थी जिसको मैंने जादूगर लड़की बताया था, जोन नाम से थी, तो वो एक सुझाव देती है राजा को, जो फ्रांस के राजा थे उनको एक सुझाव देती थी कि इनकी इंग्लिश आर्मी की तरफ एक बंदा है, उसका नाम है आपका बरगंडी। तो बरगंडी था एक्चुअल में फ्रांस का आदमी, लेकिन लड़ किसकी तरफ से रहा था? अंग्रेज़ लोगों की तरफ से लड़ रहा था। तो वो ये राजा को प्लान बताती है कि इस बरगंडी को मिला लिया जाए तो ये लोग थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो फिर वो बरगंडी को मिलाने में
सक्षम हो जाती है। बरगंडी से बात करती है, फिर उसको मिला लेती है, तोड़ ले जाती है लास्ट तक। तो तोड़ने के बाद फिर आक्रमण शुरू हो जाता है दोनों के ऊपर। तो इस बार जो है टैलबट महोदय क्या होते हैं, घिर जाते हैं। तो जब ये घिर जाता है तो उसके बाद यहाँ संदेश आता है, यहाँ पे ये संदेश आता है कि टैलबट महोदय तो घिर गए हैं, अब आप सेना भेजिए। तो एक दूत आता है विलियम लूसी करके, तो दूत आके बताता है। तो राजा ने क्या किया था, घुड़सवारी वाली सेना जो है, घुड़सवारी वाली ये सेना थी आपकी, घुड़सवारी वाली सेना का जो इंचार्ज था वो समरसेट था, जो हमने बताया नहीं था, एक वाइट रोज वाला एक रेड रोज वाला। तो समरसेट जो है घुड़सवारी वाली सेना के इंचार्ज बना दिए गए थे। और जो इन्फेंट्री वाली सेना थी उसका इंचार्ज आपका जो है प्लेंटेजेनेट फैमिली का जो है था। तो दूत आता है लूसी, इस प्लेंटेजेनेट फैमिली वाले से बताता है कि जल्दी से जो है वो घिरे हैं, आप जो है उनकी मदद करिए, नहीं मार दिए जाएंगे। तो अब इतना जल्दी तो ये पहुंच ना पाता यहाँ पे। तो इसने क्या किया, सोचा कि घोड़े उड़े हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, तो इसने इनसे बोला कि वो घिरे हैं, आप वहाँ जल्दी अब घुड़सवार वाली सेना लेके पहुँचें। लेकिन ये सोचता है अरे ये बोल रहा है क्रेडिट इसको जाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं जाता है। फिर यहाँ पे जो ये टैलबट महोदय होते हैं ये घेर लिए जाते हैं। तो ये इनका लड़का भी यहीं पे होता है, टैलबट का लड़का भी होता है। अपने लड़के से कहते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं आप भी मार दिए जाओगे। तो लड़का भी उसका बहादुर होता है, बोलता नहीं, हमारे बाप की जो छवि है मैं उसको धूमिल नहीं करूँगा, भले ही मर जाऊँ। तो बेटा मार दिया जाता है, और उसी के जो है ये गम में टैलबट भी आपके मर जाते हैं। तो दोनों लोग यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपका काम यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन अब ये टैलबट की मौत इन दोनों लोगों को हजम नहीं होती। इन दोनों लोगों के मन में बड़ा वो आता है कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर जो मैसेंजर था वो भी इन दोनों लोगों को कोसता है कि तुम्हारे छोटे से आप लोगों के जो है आपसी लड़ाई झगड़े के वजह से एक बड़ा बहादुर ही टाइप का सेना नायक चला गया है। तो इन दोनों लोगों के मन में बड़ा पश्चाताप होता है। तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, दोनों लोग मिल करके फिर चढ़ाई कर देते हैं इसके ऊपर, और जो जादूगर लड़की थी जॉन ऑफ आर्क उसको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद वो पहले तो ये बताती है कि मैं वर्जिन हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, तो भी नहीं मानते हैं। तो फिर वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, तो भी नहीं मानते हैं। तो उसको दोनों ले जा करके क्या करते हैं, उसको ज़िंदा जला देते हैं लड़की को। फिर इसी में एक महोदय होते हैं सफोल्क, इसी में एक महोदय होते हैं सफोल्क, SUFFOLK। सफोल्क क्या होते हैं, ये हेनरी सिक्स्थ के सलाहकार होते हैं, इनको सलाह देते हैं। फ्रांस में गए थे, तो फ्रांस में एक मार्गरेट नाम की लड़की होती है, उससे इनके प्रेम संबंध होते हैं। एक हिसाब से समझिए दोनों लोग फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं, तो एक हिसाब से इनकी वो प्रेमिका होती है। लेकिन क्योंकि ये महोदय शादीशुदा होते हैं तो उससे शादी वादी नहीं कर पाते हैं। तो इनके मन में ये विचार आता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, इससे शादी अगर जो मैं हेनरी सिक्स्थ की करवा देता हूँ तो लड़की तो मेरे कब्जे में भी है, और लड़की का कहना राजा साहब मानेंगे। तो कहने का मतलब राजा साहब माने चलेंगे, लेकिन चलेंगे मेरे दिमाग से, मतलब ये कब्जा करेगा लड़की पे और लड़की कब्जा करेगी राजा साहब पे। तो इनडायरेक्ट वे में राजा साहब इसी सफोल्क के अंडर में ही रहेंगे। ये सोच करके उसने क्या किया, शादी करवा दिया, शादी हो गई। लेकिन इस शादी का विरोध जो है, जो चाचा थे ग्लोस्टर थे, मतलब हेनरी सिक्स्थ के चाचा थे, वो मना कर रहे थे कि मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो। लेकिन पड़ गए, बताया कि मोहब्बत के चक्कर में न पड़िए, आपका जो है फ्रांस के जो राजा हैं उनके एक रिलेटिव के यहाँ आपकी सगाई तक हो चुकी है, लेकिन वो नहीं माना, शादी कर लिया। तो हालांकि बाद में जो है सफोल्क के ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने गलत किया, आप षड्यंत्र है। तो इसी के बाद आपका क्या होता है, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको जो है कहानी बताने का प्रयास किया गया। अब हेनरी सिक्स्थ की कहानी आप 1 मिनट में समझ लें कि हेनरी सिक्स्थ एक राजा होते हैं और ये इंग्लैंड के राजा होते हैं। और इनका क्योंकि फ्रांस पे पहले से कब्जा होता है, भाई इनके फादर फ्रांस पे कब्जा किए थे, हेनरी सिक्स्थ के फादर फ्रांस पे पहले से कब्जा किए थे। तो जब इनके फादर हेनरी सिक्स्थ के फादर मर जाते हैं तो ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो फ्रांस वाले कुछ क्षेत्र लोग फ्री करा लेते हैं। तो हेनरी सिक्स्थ अपने घर के थोड़ा कलह से परेशान रहते हैं, थोड़ा इधर के कलह से परेशान होते हैं, ठीक है। तो कलह यहाँ का दूर कर लिया जाता है, और इधर जो है इनका एक सैनिक भी मारा जाता है जो बहुत बहादुर टाइप का था। हालांकि लास्ट में क्या होता है कि दोनों देशों में सुलह समझौता हो जाता है,
सीनियर लोग जो होते हैं वो सुलह समझौता करवा देते हैं कि नहीं, अनावश्यक जो है नरसंहार से कोई फ़ायदा नहीं है, सुलह समझौता करा दिया जाता है। और इधर की एक जो है लड़की होती है मार्गरेट नाम की, उसकी इनसे शादी करवा दी जाती है। ठीक, और सुलह समझौता प्लस शादी, इसके साथ ये प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। तो पूरे हेनरी सिक्स्थ पार्ट जो है पार्ट फर्स्ट में यही होता है। थोड़ी सी आपको लड़ाई दिखाई जाती है, इधर दो फैमिलीज़ का मनमुटाव दिखाया जाता है, और यहाँ पे दो प्लेस की लड़ाई दिखाई जाती है। एक प्लेस आपका होता है ओरलेन, और दूसरा प्लेस आपका होता है रुइन। रुइन नामक एक दूसरा प्लेस होता है। तो ओरलेन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आता है, फिर रुइन भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आता है, लेकिन रुइन को लास्ट तक बचा नहीं पाते हैं, टेलबट महोदय मार दिए जाते हैं। और उनके मरने के बाद आपसी जो है संबंध थोड़ा स्ट्रांग बनते हैं। भाई इनकी भी थोड़ी पावर कम हो जाती है, इनका भी थोड़ा पावर हो जाता है, क्योंकि जो इनकी तरफ की जो लड़की थी उसको भी जिंदा जला दिया गया था। तो थोड़ा ये भी कमज़ोर हुए, थोड़ा ये भी कमज़ोर हुए। तो जब दोनों लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो फिर समझौता कर लेते हैं। जैसे दो साढ़ों को आपने देखा होगा लड़ाई करते हुए, खूब लड़ते हैं, पहले खूब लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तब बीच बचाओ बाज़ार वाले क्या करते हैं, उनके ऊपर पानी वानी फेंक देते हैं, तब दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में खूब लड़ते हैं। तो ये भी ठंडे हो गए, ये भी ठंडे हो गए, तो लास्ट में ये हुआ भैया हाँ अच्छा, आप सीनियर लोगों का हम कहना मान लेते हैं। तो लास्ट में प्ले में सुलह समझौता से ये प्ले आपका पार्ट फर्स्ट हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट आपका जो है ख़त्म होता है। अब चलिए इस प्ले के कुछ सोर्स पे और इसकी जो है टेक्निकल पॉइंट पे चर्चा कर लिया जाए, कि जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी। अभी तक तो ये मैं आपके जो है एक आउटलाइन आपकी स्टोरी की आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहा था। अब यहाँ देखें कि ये प्ले आपका लिखा गया था, देखो हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, सबकी रिटन डेट यही है। 1590 से लेकर के 1592 के बीच में तीनों प्ले आपके लिखे गए हैं। तीनों प्ले में फर्स्ट सेकंड थर्ड में जब आएगा यही मिलेगा आपको, तीनों डेट यही ट्रांसफ़र होने वाली है। ठीक, इसका पब्लिकेशन लेकिन सबके अलग अलग हैं। तो जो हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट है इसका पब्लिकेशन आपका क्या है, 1623 में। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट एक्ट है, समझ रहे हैं, इसका जो फर्स्ट एक्ट है उसमें ये माना जाता है कि जो टॉमस नॉस हैं इनका विशेष रूप से सहयोग माना गया है। इसमें ये माना जाता है कि इन्होंने इसमें विशेष रूप से सहयोग किया है। अब इस प्ले के सोर्स पे चर्चा कर लिया जाए तो इस प्ले का सोर्स क्या है, जैसे सारे प्ले के जो थे वही इनके भी हैं। अब इसमें क्या है, क्रॉनिकल्स किनके हैं, एडवर्ड हॉल और होलिंड्स के जो है, ये इन दोनों लोगों के जो क्रॉनिकल्स हैं वही इस प्ले के सोर्स माने गए हैं। अब आगे आप देखें, इस प्ले में टोटल 5 एक्ट हैं, 27 टोटल सीन है। एक्ट फर्स्ट में 6 एक्ट फर्स्ट में आपके 6 सीन हैं, एक्ट 5 में आपके 5 सीन हैं, एक्ट थर्ड में आपके 4 सीन हैं, और एक्ट थर्ड में 4 सीन हैं, फोर्थ में 7 सीन हैं, और फिफ्थ में आपके 5 सीन हैं। टोटल सबको जोड़ देंगे तो टोटल आपका 27 सीन बन जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब ये जो है एक्ट वाइज हमने आपको समरी बताने का प्रयास किया है। जैसे वेस्टमिनिस्टर एबी, यहाँ से आपका जो है जो सीन फर्स्ट होता है यहाँ का होता है, दूसरा आपका ओरलेंस का होता है जो फ्रांस वाला शहर है वहाँ से होता है। तो ऐसे आपके ये आते हैं, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल स्टडी के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। पांचों एक्ट का डिटेल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको एक्सप्लेन करता एक बार स्टोरी एक्सप्लेन किया हूँ, इसको और करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं आप उनको जान लें। अब जैसे एक हेनरी सिक्स्थ होते हैं, ये राजा होते हैं, यंग राजा होते हैं। जॉन ऑफ आर्क, ये जो है वही लड़की होती है जिसको मैं हीरोइन जो बताया था, जादूगर टाइप की। टेलबोट महोदय होते हैं, इंग्लिश के बहुत बड़े योद्धा होते हैं, आप इनको जो है बाहुबली टाइप का समझ सकते हैं, ठीक है। ग्लोस्टर होते हैं, ये हेनरी के चाचा होते हैं, समझ रहे हैं। इन्हीं का जो है एक पादरी होता है, उससे विवाद हो जाता है। ये सफोल्क होता है, सफोल्क क्या होता है, इनका सलाहकार होता है। और दूसरी चीज़ यह क्या करता है, एक लड़की के साथ जो मार्गरेट नाम की एक जो लड़की थी उसके साथ इसके जो अवैध संबंध थे, उसी लड़की से इन्होंने शादी करवा दी है। चलिए अगला देखते हैं। अब उसके बाद प्ले के कुछ फेमस कोटेशंस आपके सामने आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, पहला कोटेशंस ये आपका है,
हंग बी द हेवेंस विद ब्लैक, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपका एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आपको मिलेगा। इंग्लैंड नेवर लॉस्ट एरो फ्रॉम हर बो, समझ रहे हैं, ये आपका जो है दूसरा होता है। एक्ट फर्स्ट सीन जो है आपका सेकंड में होता है, और उसके बाद लास्ट में आपको एक मान से हैं तो बहुत, लेकिन ये 3 ही ज़रूरी थे। अब उसके बाद जो है प्ले में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले कितने सौ साल का कवर करते हैं। तो देखिए हर में ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या है, 350 ईयर्स, मतलब 350 ईयर्स ये कवर करता है। ये हर प्ले में हमने आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन आप देखें कि जो आपका है ये हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट लिखा किसने है, तो शेक्सपियर ने लिखा है। ये आप सब सारे लोग जानते हैं, इसमें ये आपकी कोई नई चीज़ नहीं है। अब राइटिंग डेट, अब यहाँ पे जब हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट की जब राइटिंग डेट आपसे पूछी जाएगी तो आप 1590 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग डेट इसकी आपकी जो है 1590 आएगी, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, देयर आर हाउ मेनी सीन्स इन एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट में कितनी सीन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका होगा कि इसमें आपकी 6 सीन है, एक्ट फर्स्ट में 6 सीन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्ट जो आपका सेकंड है इसमें कितनी सीन है, यहाँ एक्ट सेकंड जो है इसमें कितनी सीन है, तो इसमें अभी हमने आपको ऊपर जब सीन का डिटेल बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका जो है 5 सीन है, एक्ट सेकंड में आपकी 5 सीन मिलती हैं। तो ये ऑप्शन रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब एक्ट थर्ड में अगर जो सीन पूछा जाए, एक्ट थर्ड में कितने सीन हैं, तो एक्ट थर्ड में आपकी टोटल सीन कितनी आती है, 2 आना नहीं है, 5 आना नहीं है, 6 आना नहीं है। राइट आंसर इसका यही 4 आपका राइट आंसर है। अब यहाँ अगर जो फोर्थ एक्ट में आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ एक्ट में कितनी सीन है, तो फोर्थ एक्ट में आपकी जो सीन दी गई है यहाँ एक भी ऑप्शन आपके अप्रोप्रिएट नहीं है। फोर्थ एक्ट में आपका जो होना चाहिए था, इसी में किसी कट करके आप कर दीजिए 7th, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 7 सीन है। फोर्थ एक्ट में कितनी सीन आपको मिलेंगी, 7 सीन मिलेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं फिफ्थ एक्ट की। फिफ्थ एक्ट में कितनी सीन है, तो फिफ्थ एक्ट में आपकी जो है 3 है नहीं, 4 है नहीं, 6 है नहीं, इसमें 5 सीन है, ठीक है। तो एक्ट फोर्थ में 7 सीन्स आपको मिलेंगी, एक्ट फिफ्थ में आपको 5 सीन मिलेंगी। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपके थे प्ले के जो है प्ले के फॉर्मेट से थे, जैसे एक्ट कितने हैं, सीन कितने हैं, एक्ट फर्स्ट में कितनी सीन है, समझ रहे हैं, टोटल सीन कितनी है, इन सब चीज़ों से, डेट है, रिटर्न डेट कब है और आपकी प्रिंटिंग डेट कब है, इन सब से संबंधित क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जो चर्चा आपका हो रहा है, अब ये प्ले के टेक्स्ट से संबंधित है, प्ले के अंदर आपको जाना है। अब आपके सामने है हेनरी कम्स टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ होम। हेनरी जो है आपका जो है सत्ता में आता है किसके डेथ के बाद आता है। तो इसमें हम आपको जो है 1-2 सेकंड का मौका देंगे, आप अपने दिमाग में सोचें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि देखो स्टोरी हमने बड़े ही रोचक अंदाज में स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आप इसमें सोचेंगे कि क्या होगा कि हेनरी जो आपका कौन था, हेनरी पार में आया तो किसके डेथ के बाद आया, तो जाहिर सी बात है अपने फादर के बाद आया था। ये हेनरी सिक्स्थ है, तो इसके फादर क्या होंगे, तो लॉजिकली हेनरी फिफ्थ ही तो होंगे। तो राइट आंसर इसका ये है, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे। तो आपको ऊपर जो मैंने स्टोरी बताई है, अभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आप खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, आप अपने दिमाग पे जो है टेस्ट डालें कि आप उसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। और बेहतर तो ये होगा कि आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जा कर के आप सबके जो है आंसर कमेंट सेक्शन में अगर जो आप टाइप करेंगे तो मैं उसको फ्री टाइम पा करके मैं वो सब देखता हूँ, उन सब सारी चीज़ों को देखूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम इंग्लैंड मस्ट फेस आफ्टर द फनरल ऑफ दियर प्रीवियस मोनार्क। जो उनका मतलब प्रीवियस मोनार्क था, मतलब प्रीवियस राजा थे, उनके फनरल के बाद इंग्लैंड जो पहली समस्या झेलता है वो कौन सी पहली समस्या होती है। तो यहाँ पे आप देखें, द न्यू किंग इज़ आउट ऑफ कंट्री,
नो वन रिमेंबर्स वेयर द स्कैप्चर इज, द डैनिश आर अटैकिंग, द फ्रेंच ऑफ रेबलिंग। जो है वो जो आपका राजा था वो कंट्री से बाहर तो है नहीं, ऐसी कोई समस्या है नहीं, रिमेम्बरेंस की तो कोई बात आती नहीं है। और ये डैनिश वैनिश, डैनिश का तो कोई सिस्टम ही नहीं, यहाँ सिस्टम है इंग्लिश लोगों का और फ्रेंच लोगों का। डैनिश वाली पृष्ठभूमि आपको कहाँ मिलेगी? डैनिश वाली पृष्ठभूमि आपको हैमलेट में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर आपका यही है कि जो क्षेत्र थे इनके हेनरी फिफ्थ ने जो है हेनरी सिक्स्थ के जो फादर ने थे, तो उन्होंने जो कब्जा किए थे फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर, तो उन्हीं क्षेत्रों पर जो है वहाँ के जो विद्रोही थे, राजा थे, वो उनके मन में हुआ कि नहीं कब्जा छुड़ा लिया जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है। अब यहाँ देखें, हु इज़ द ग्रेट चैम्पियन ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज। इसका उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के आप टाइप करें कि जो इंग्लिश फोर्स थी, इंग्लिश जो सेना थी, उसका चैम्पियन कौन था, मतलब उनकी तरफ का जो है बाहुबली टाइप का लड़ाका कौन था। तो आप सब जानते हैं कि जो 2 प्लेस की लड़ाई लड़ा है, एक प्लेस की लड़ाई जेल में बंद था, जैसे छूटा नहीं कि तैसे आक्रमण कर दिया। एक आक्रमण में जादूगर लड़की आई, उसको हराई, उसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं हारी, फिर अटैक कर दिया। समझ रहे हैं? अगर जो उसको सपोर्ट मिल गया होता, घुड़सवार सैनिक आ गए होते, तो मरता भी ना। वो तो जो है समझिए कि अभाव के कारण उस बेचारे की मृत्यु हो गई। तो किसकी मैं बात कर रहा हूँ? तो टैलबॉट की ही मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। बरगंडी तो जो है, बरगंडी कौन थे? बरगंडी इनकी तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी ये भी थे। ये जादूगर लड़की थी। समरसेट तो इंग्लैंड के ही थे, आपस में है कट जो है लड़ने मरने वाले लोगों में से ये भी एक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। यहाँ आप देखें, अर्ली इन द प्ले व्हाट टाउन डू द इंग्लिश ले सीज टू। प्ले की शुरुआत में जो इंग्लिश मैन थे, किस फ्रांस के क्षेत्र को उन्होंने घेर लिया था, जो पहला स्थान था। जैसे जब प्ले की आपकी जो है ख़त्म होता है, तो हमने एक बताया नहीं था कि फ्रांस के लोग, सॉरी इंग्लैंड के लोग फ्रांस के 2 शहरों पर कब्जा किए थे। समझ रहे हैं? तो उसमें पहला वाला आपसे शहर पूछा जा रहा है। उस पहले वाले शहर का क्या नाम था? बरगंडी तो है नहीं, बॉर्डेक्स तो है नहीं, पेरिस तो है नहीं, तो यही आता है ओरलेंस। समझ रहे हैं? पहला जो कब्जा हुआ था इन्होंने ओरलेंस पे ही किया था। ओरलेंस पे कब्जा पहला इन लोगों का हुआ था, इसी को तो घेरे थे। आप यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्लोस्टर्स इन मी। ग्लोस्टर ये कौन है? ये जो है किंग हेनरी सिक्स्थ के चाचा हैं। हमने बताया नहीं था कि एक पादरी से इसकी लड़ाई हो गई थी, जब गए तो वहाँ जो है सॉरी जो चर्च का हेड होता है, पादरी नहीं, चर्च के हेड थे, तो उनसे इनकी लड़ाई हो गई थी। जब ये वहाँ गए तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो वो कौन था? इन्हीं चारों में से आपको बताना पड़ेगा। बताइए कौन चारों में से कौन है? तो ये महोदय है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यही है विंचेस्टर। यही जो है इनके दोनों लोगों का मनमुटाव था। तो इन दोनों लोगों का मनमुटाव किसने शांत कराया था? हेनरी सिक्स्थ ने ही तो मनमुटाव दोनों लोगों का शांत कराया था कि पहले घर के जो है लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए, पहले बाहर निपटा जाए। यहाँ पे आप देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज जॉन डू दैट कन्विंसेस चार्ल्स ऑफ हर स्पेशल गिफ्ट। इसको बताइए कि जो जोन थी, वो जादूगर लड़की थी, वो स्पेशल गिफ्ट जो है चार्ल्स को कौन क्या दे करके जो है कन्विंस करती है, कि कैसे जो है उनको ये लग गया कि नहीं ये लड़की ठीक ठाक है। जैसे राजा को स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि बहादुर हो सकती है, क्योंकि महिला थी। तो इसमें जो राइट आंसर होता है कि वो राजा से लड़ी थी, कम्बैट जो है उसने राजा से जो है सिंगल कम्बैट किया था। तो यही इसका जो है राइट आंसर है, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलिए चर्चा करिए, हु ट्राइज टू लेट टैलबॉट इनटू ए ट्रैप। अब आपको ये बताना होगा कि उस लड़की का क्या नाम था जो टैलबॉट को फंसाने का प्रयास कर रही थी कि इनको इस कैसिल में हम ले आए तो इनकी हत्या करवा दें, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो आपको उस लड़की का नाम बताना होगा। तो उस लड़की का नाम क्या है? ये तो है नहीं, मार्गरेट तो है नहीं। ये मार्गरेट तो वो थी, क्या नाम है जो है उसकी, आप बोल सकते हैं कि लवर थी, सफोल की, और बाद में जो है किंग हेनरी सिक्स्थ थे, इसकी शादी करवा दी गई है। ये जादूगर लड़की होती है, ये तो होती नहीं।
यही होती है, द काउंटेस ऑफ ओवेन, ये होती है, यही इनको कैसिल में लेके आती है, लेकिन ये है कि इसका भी प्लान फेल हो जाता है। तो राइट आंसर इसका आपका क्या होगा, यही फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इन द टेम्पल गार्डन व्हाट सिंबल इज यूज टू सिग्निफाई साइड्स इन एन आर्गूमेंट। टेम्पल गार्डन ये कहाँ का सीन है, हमने बताया नहीं था कि इंग्लैंड में फ्रांस से उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब तक इधर दो पार्टी आपस में भिड़ गई थी। एक ने जो है एक रोज़ चुन लिया, दूसरे ने दूसरा रोज़ चुन लिया, एक ने वाइट रोज़ का सिंबल मान लिया, दूसरे ने रेड का मान लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो टेम्पल गार्डन का सीन था, किस चीज़ पे था, तो इसमें जो है यही रोजेस का था आपका, जो है समझ रहे हैं, जो आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट जो बढ़ा था वही रोज़ सिंबल लिए थे, तो उस एक को रेड रोज़ वाला बोला जाने लगा, एक को वाइट रोज़ वाला जो है बोला जाने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। समरसेट आर्ग्यूज विद होम, समझ रहे हैं, समरसेट जो हमने बताया नहीं था कि दो फैमिलीज़ हैं इंग्लैंड के अंतर्गत, दो फैमिलीज़ यहाँ लड़ती हैं, तो एक तो समरसेट था, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था आपका प्लेंटेजेनेट, रिचार्ड प्लेंटेजेनेट, ये आपका दूसरा पक्ष था। ठीक है, अब इसमें आप ये बताओ, चलिए ठीक है अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन आप हमको ये बताएं कि इसमें जो कैवेलरी थी वो किसके अंदर में थी, भाई इसके अंदर में थी कि इसके अंडर में थी। जैसे राजा हेनरी सिक्स्थ क्या करता है, दोनों लोग जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि मुझे आपस में लड़ने दिया जाए, हेनरी सिक्स्थ से अनुमति मांगते हैं, तो वो तो कहता है ना ना ये सब नहीं ठीक है। तो दोनों लोगों को शांत करने के लिए उसने कहा लो थोड़ा आप भी ले लो, थोड़ा आप भी ले लो। तो किसको उसने कैवेलरी का मालिक बनाया था बताइए, तो कैवेलरी का मालिक उसने इनको बनाया था, समरसेट को बनाया था। ये जो प्लेंटेजेनेट महोदय हैं इनको उसने इंग्लिश आर्मी दे दी थी, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डज रिचार्ड प्लेंटेजेनेट फाइंड आउट फ्रॉम मोर्टिमर। जो रिचार्ड प्लेंटेजेनेट थे उनको मोर्टिमर से क्या मिला था, कहने का मतलब वो क्या निष्कर्ष जो है निकाले थे बताइए। अब यहाँ पे देखें, हिज फादर वाज किल्ड फॉर मेकिंग ए क्लेम ऑन द थ्रोन, ही इज एक्चुअली द सन ऑफ अ फ्रेंचमैन, ही हैज़ ए लॉन्ग लॉस्ट ट्वाइन ब्रदर, द टावर इज़ नॉट सो बैड ए प्रिजन एज इट इज़ क्लेम टू बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, जो इनके फादर थे, मैं थोड़ा आपको स्टोरी बता दूं, इनके फादर हेनरी फिफ्थ के टाइम में उनको जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, विद्रोही टाइप के माने जाते थे, उनसे पद ले लिया गया था। तो दोबारा से जो है तो इनको जो है हेनरी सिक्स्थ क्या करता है, इनकी जो पुरानी वाली कंडीशन होती है, पुरानी वाली कंडीशन इनको प्रोवाइड करा देता है, पुराना सम्मान इनको लौटा देता है। अगले क्वेश्चन को आप देखें, व्हाट डज हेनरी ग्रांट रिचार्ड प्लेंटेजेनेट। हेनरी ने रिचार्ड प्लेंटेजेनेट को क्या दिया था, तो उसको जो है ड्यूकडम ऑफ यॉर्क ये नवाजा था। हिज फादर्स राइटिंग, फादर का जो उसका बर्थ राइट था, ये थोड़ा टाइपो हो गया है, बीच में स्पेस होना चाहिए था, तो उसके जो इसके फादर का जो बर्थ राइट था वो भी उसने दिया था कि चलो ठीक है मैं आपको यार्क के थे तो यार्क का मैं दे रहा हूँ, ये इसके फादर का बर्थ राइट था। और अंकल का भी उसके बर्थ राइट दे देता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सारे अधिकार पहले इनके फादर के अंडर में थे, अब इसको ये सारा अधिकार इनको रिचार्ड प्लेंटेजेनेट को दे देता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि चार्ल्स का नोबेलमैन कौन था। चार्ल्स समझ रहे हैं, इधर इंग्लैंड इधर फ्रांस, तो फ्रांस का जो राजा था इसको चार्ल्स बोला गया है, इधर हेनरी वाली वंशज चल रहे थे, इधर चार्ल्स वाले वंशज चल रहे थे। तो हेनरी वाले का तो पता चल गया कि टेलबॉट महोदय थे, बड़े तगड़े जो है नोबेलमैन लड़ाका थे। इधर कौन था नोबेलमैन, यहाँ पे लड़ाका नहीं पूछा जा रहा है, नोबेलमैन पूछा जा रहा है। नोबेलमैन इधर के कौन थे, तो इधर के नोबेलमैन कई थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। इनके इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। यहाँ जो भी नोबेलमैन जो है चार्ल्स के तरफ के थे ये सब सारे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। हाउ डज जॉन प्लान टू डिफीट टेलबॉट।
जो लड़की थी, जादूगर लड़की थी, उसका क्या प्लान था कि जो टेलबॉट हैं उनको कैसे डिफीट किया जाए। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। बीट हिम इन ए सिंगल कम्बैट, उनको जो है सिंगल कम्बैट में लड़ाना चाहती थी। टैकल हिम टू डेथ, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ल्योर बरगंडी अबे फ्रॉम द इंग्लिश फोर्सेज, ये वाला ऑप्शन था। बिसीज हिज कैंप, उनके कैंप को चारों तरफ से घेर लेती थी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर आपका यही होगा, राइट आंसर ये होगा। बरगंडी नामक एक व्यक्ति था जो इंग्लिश फोर्सेस की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में था फ्रांस का। तो राजा को सलाह देती है कि इसी को फोड़ लिया जाए, आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो इनको जो है, इनको फोड़ने का प्रयास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अपॉन हेनरीज अराइवल इन पेरिस, व्हाट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम टू लाइट। हेनरी जब पेरिस में आया तो कौन सा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समझ रहे हैं। द वन बिटवीन समरसेट एंड यॉर्क, द वन बिटवीन विंचेस्टर एंड ग्लोस्टर, द वन बिटवीन वारविक एंड समरसेट, द वन बिटवीन बरगंडी एंड जॉन। तो बरगंडी और जॉन का ये तो वही था, ये इंग्लैंड पूछने का मतलब है, समझ रहे हैं। तो आपका क्या कौन सा राइट आंसर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल वाला उत्पन्न हुआ था, ये समरसेट और ये यॉर्क के बीच में आपका जो है उत्पन्न हुआ था। इसका राइट आंसर आपका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। व्हाट डज हेनरी ऑफर्स टू समरसेट। हेनरी जो है समरसेट को क्या ऑफर करता है। जैसे प्लेंटेजेनेट फैमिली थी और ये समरसेट थे, तो दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो हेनरी ने कहा आप ये ले लीजिए, और एक से कहा आप ये ले लीजिए। तो उसने समरसेट को क्या दिया था, समरसेट को किसका मालिक बना दिया था। तो अ न्यू लिटिल इनको ये दिया था, या ये दिया था, या मोर मनी दिया था, या जेल की सेल दे दिया था। तो इनको जो है कैवेलरी का मालिक बनाया था, समझ रहे हैं। कैवेलरी का मालिक इनको बना दिया गया था। और प्लेंटेजेनेट को क्या दिया गया था, तो इंग्लिश आर्मी का हेड उसको बना दिया गया था, समझ रहे थे। जो टैलबॉट मरा था इन्हीं के कारण मरा था। यही उसको घुड़सवार सैनिक अगर जो भेजे होते तो वो बच गया होता, तो इनके कारण उसकी हत्या हुई थी। हालांकि इन दोनों लोगों ने बाद में जो है हत्या का बदला ले लिया। अगला आप देखें, व्हाट डज हेनरी ऑफर यॉर्क। हेनरी ने यॉर्क को क्या ऑफर किया, समझ रहे हैं। यॉर्क का मतलब वही है, यॉर्क का मतलब प्लेंटेजेनेट फैमिली। भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क था, उसके फादर थे, उनसे छीन लिया गया था। तो ये जब दोनों लोगों का देखें तो पुनर्स्थापना उसकी की है। पुनर्स्थापना का मतलब जो उसके फादर का पहले का सम्मान था वो वापस कर दिया गया। तो वो ड्यूक ऑफ यॉर्क थे। तो अब उसको भी कहा गया कि भैया आप भी ड्यूक ऑफ यॉर्क बन जाएं, समझ रहे हैं। तो उसको इंग्लिश फोर्सेस का भी मालिक बनाए थे, ये हमने आपको बताया था। प्लेंटेजेनेट जो फैमिली थी तो उसका जो हेड था उसको जो है इंग्लिश फोर्सेस का मालिक बनाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। व्हाट इज यॉर्क अनेबल टू प्रोवाइड टेलबॉट। क्या है जो यॉर्क ने टेलबॉट को नहीं दिया। ये यॉर्क का मतलब कौन है, यॉर्क का मतलब वही प्लेंटेजेनेट जो है फैमिली का है, जिसके अंडर में इंग्लिश फोर्सेस थी। दूत आया था, इन्हीं को बताया था, और ये कैवेलरी वाले को बताए थे समरसेट को, लेकिन समरसेट वाला दुष्टई में नहीं भेजा था, समझ रहे हैं। तो ये पूछा गया है कि यॉर्क क्या नहीं कर पाया था, समझ रहे हैं। तो यॉर्क री-इन्फोर्समेंट उनको नहीं दे पाया था। फंड की कोई बात है ही नहीं, म्यूटनीज की कोई बात है ही नहीं, सोर्स की कोई बात है ही नहीं, पुनर्वलन वो उनको नहीं दे पाया था। कहने का मतलब जब टेलबॉट को जो है सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम में ये टेलबॉट को सपोर्ट नहीं भेज पाए थे। हाँ, एक काम आप लोग और करिएगा कि देखो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर करेंगे। तो जितने आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, तो मुझे भी लगेगा आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं आपके सामने और अच्छी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो लेकर के आऊँगा, और इजी जो है वर्ड्स में लेकर के आऊँगा कि जिसको आप समझ सकें। और जो भी चीज़ आपको कठिन लगे, वो चाहे ग्रामर की हो चाहे लिटरेचर की हो,
आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी पसंद का टॉपिक वहाँ पे डाल देंगे, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, आप उस पर मैसेज कर देंगे, तो आपके अगला वीडियो जो होगा वो आपकी जो है पसंदीदा टॉपिक पर भी बन जाएगा। तो चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, आपको जो है इसका ग्रोथ कराना है। आप जब ग्रोथ होगा तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, मुझे भी लगेगा कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये अच्छा है, तो मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिलेगा। जैसे राजा को तो रीइंफोर्समेंट नहीं वो टैलबॉट को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाया था, तो वो वाली सिचुएशन मत बना दीजिएगा आप लोग कि रीइंफोर्समेंट न मिले। तो रीइंफोर्समेंट आपका क्या है, आप सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने बोला था, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। चीज़ों से जूझने की क्षमता बढ़ जाती है, लगता नहीं कोई कठिन चीज़ है तो उसको दिन भर में आदमी देख के प्रयास ये करता है कि इसको नया किया जाए। चलिए ठीक है, आप लोग अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूं। और हाँ, इतना तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी टॉपिक आप बताएंगे वो तुरंत आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी इजी शब्दों में। ये नहीं कि सिर्फ मैं बोझ उतार रहा हूँ, आपने बोला है तो मैं कर रहा हूँ, वो आप समझेंगे। जैसे ये हिस्टोरिकल प्ले था, गुत्थी बनी थी, आपको को रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है, तो इसके जितने भी 10 प्ले हैं वो 10 मैं पूरा करूँगा, आसान शब्दों में करूँगा। जब 10 पूरा ख़त्म हो जाएगा तो एक मैं ऐसा जो है 4 या 5 मिनट की ऐसी वीडियो बनाऊँगा कि उसमें 10 प्ले की कहानी आपको जो है 4 ही 5 मिनट में मिल जाए। तो ये आप लोग जो है कर दीजिएगा, ध्यान देखें। चलिए इनको देखें। अच्छा, किसी में मैं बोलना भूल जाता हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, तो स्टार्टिंग में बोलने की देखो आदत है नहीं, मुझे अभी याद आया तो मैंने कहा नहीं आपको जो है ये चीज़ बता दी जाए। ये क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डज टेलबॉट टेल हिज सन टू डू। जो टेलबॉट था उसने अपने बेटे को क्या बोला, लास्ट में क्या बोला जब उसको लगा कि नहीं अब हम लोग घिर गए हैं, मार दिए जाएंगे, तो अपने बेटे को क्या बोलता है। फाइंड ए गुड वाइफ, कि मतलब कोई अच्छी पत्नी ढूंढ लीजिए। बी ब्रेव, बहादुर बन जाओ। विजिट हिज मदर्स ग्रेव, की अपनी माँ की जाइए एक बार कब्र देख आइए। या फ्ली, मतलब भाग जाने को बोलता है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका 4th वाला ही है। वो अपने बच्चे को बोलता है कि भाग जाओ, लेकिन वो भगता नहीं है, वो भी जो है अपने बाप की तरीके से ही बहुत बहादुर होता है। व्हाट हैपेंस टू टेलबॉट्स सन, टेलबॉट का जो बेटा होता है उसके साथ क्या होता है। ही डजेंट फ्ली, वो नहीं भागता है। ही फाइट्स, वो लड़ता है। ही डाइज, वो मर जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें होती हैं, वो भगता भी नहीं है, मजबूती से लड़ता है, लास्ट में बेचारा मारा भी जाता है, और उसी के गम में ये भी जो है इनकी भी जान चली जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑल द अबव, ये सब सारे जो हैं इसके हैं। अब देखिए प्ले का अंतिम चल रहा है, लास्ट आपका चल रहा है, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आपको मिलते जा रहे हैं। द पोप अर्जेस हेनरी टू डू व्हाट। पोप होते हैं, इंग्लैंड के जो पोप होते हैं वो हेनरी से क्या बोलते हैं कि क्या करिए। मेक पीस विद फ्रांस, गिव अप हिज फ्रेंच लैंड, गेट मैरिड, कन्वर्ट टू कैथोलिज्म। क्या करने के लिए बोलता है, क्या वो सलाह देता है कि फ्रांस के साथ समझौता कर लीजिए, या फ्रांस की जो भूमि थी छोड़ दो, या शादी कर लीजिए, या कन्वर्ट टू कैथोलिज्म, कि आप प्रोटेस्टेंट छोड़ के कैथोलिक बन जाओ। तो इसमें जो राइट आंसर है यही है। लास्ट में हमने आपको बताया नहीं कि सफोल्क के द्वारा जो मार्गरेट लड़की होती है वो शादी के लिए एग्री करवा लेता है, फिर उसके बाद जो है संधि हो जाती है, यहीं प्ले आपका ख़त्म हो जाता है। तो यही संधि की बात होता है कि भैया जी आप जो है उसके साथ पीस बनाएं, किसी भी तरीके से आप पीस बनाइए। तो समझौता दोनों लोग करते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा। चलिए अगला देखें आप। व्हेन सफोल्क कैप्चर्स मार्गरेट, व्हाट डज ही डिसाइड टू डू विद हर। अब आपको पता ही है कि सफोल्क ये वही महोदय हैं जो राजा के सलाहकार होते हैं, और एक फ्रेंच गर्ल के साथ इनका जो है संबंध हो जाता है। तो उस संबंध जब वो उसको पाते हैं तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि उस लड़की के साथ क्या किया जाए। सेंड्स हर टू पेरिस, मतलब उस लड़की को जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ भेज देते हैं। ऊ हर फॉर द किंग, कि किंग के लिए मतलब उसको पेश करते हैं कि राजा उससे शादी कर ले।
रिटर्न हर टू हिज फादर, या उसके फादर के पास भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये उसको जो है किंग के लिए तैयार करवा देते हैं कि जब माला बन ही गई है और मैं तो पहन नहीं सकता हूँ, तो चलो राजा साहब को ही पहना दें। इसी बहाना जो है राजा साहब भी हमारे कब्जे में रहेंगे और ये भी हमारे कब्जे में रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। द ब्रिटिश फाइनली ऑफर्स द फ्रेंच अ पीस ऑफरिंग, डच चार्ल्स एक्सेप्ट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिटिश फाइनली ऑफर द फ्रेंच अ पीस ऑफरिंग, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो फ्रांसीसी लोगों को बोलते हैं, मतलब वहाँ का जो राजा चार्ल्स था उससे बोलते हैं कि अरे यार लड़ाई झगड़ा छोड़ो, शांति कर लेते हैं। तो उस पर चार्ल्स की क्या प्रतिक्रिया थी? चार्ल्स उसको एक्सेप्ट करता है। तो वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अधमने मतलब बिना किसी मतलब उसके बहुत तगड़े इंटरेस्ट के साथ नहीं करता है, समझ रहे हैं, एक दबाव में ग्रजली जो है करता है। तो यही इसका जो है राइट आंसर है, समझ रहे हैं, कि बहुत ही अधमने मन से मतलब वो उसको एग्री कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ आप देखें, व्हाट हैपेंस टू जोन, मतलब ये जो जादूगर लड़की होती है जो फ्रेंच आर्मी की तरफ से लड़ती है, उसके साथ क्या होता है? टू सेव हर सेल्फ ही सेज सी इज़ ए वर्जिन, टू सेव हर सेल्फ सी सेज सी इज़ प्रेगनेंट, सी इज़ बर्न टू डेथ। तो ये तीनों चीज़ उसके साथ होती है। जब उसको पकड़ते हैं तो कहती है मैं वर्जिन हूँ, मुझे मत मारो, नहीं आपके ऊपर कहर बरपेगा। फिर वो कहें तो दोनों लोग क्या बोलते हैं, समरसेट और उसके जो दोस्त होते हैं रिचर्ड, कहते हैं कि कुछ भी बरसे लेकिन आज तुमको मैं जलाऊंगा। तो कहती नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब न जलाओ। तो उनको लगता था एक बार ये वर्जिन बन रही हैं, दोबारा प्रेग्नेंट बन रही हैं, तो इनको तो पक्का जलाना है, बस ले जा कर के उसको फूंक देते हैं। तो सी इज़ बरीड टू डेथ, ये लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आप देखिएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंग्लिश सॉलिडरिटी, इसमें जो है क्या होगा? द फ्रेंच, जॉन, मार्गरेट, इंटरनल डिसेंशन। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो इंग्लिश आपके वो था, जो इंग्लिश कहने का मतलब, इंग्लिश का जो कहने का मतलब उसका जो साम्राज्य था, क्या उसके लिए बड़ा चैलेंज का विषय था, क्या उसके सामने थ्रेट थी, क्या समस्या थी? तो उसमें उसका ये था कि आंतरिक शांति बना ले जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। भाई दो लोग थे आपस में लड़ रहे थे, उसके चाचा पादरी नहीं बन रही थी, और भी तमाम झगड़े छोटे मोटे पनप रहे थे, तो यही शांति बना पाना उसके लिए जो है सबसे बड़ा थ्रेट था। तो इसका राइट आंसर आपका ये फोर्थ वाला होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। इसके बाद जो है हेनरी सिक्स्थ पार्ट सेकंड हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है फिर, थैंक्स।